बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद। मॉर्निंग विद फरा में दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, जिंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। कल परसों हम सब ने खबर सुनी थी और ख़बर जो है वो खासी परेशान कुन थी, अंदोहनाक थी कि एक मासूम सी बच्ची को एक ऐसे जोड़े ने जिन्हें कि खुद औलाद की ख्वाहिश थी, उन्होंने एक आमिल के कहने पर जिंदा दफन कर दिया। और सिर्फ जिंदा दफन नहीं किया बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे अमलियात जो कि आमिल उन्हें बताता रहा वो करते रहे, इस ख्वाहिश और आरजू में कि अल्लाह ताला उन्हें औलाद अता फरमाएगा। ये मतलब है कि या तो वो ये समझ रहे होंगे कि औलाद जो है वो अल्लाह ताला ने नहीं देनी, नाउज़ुबिल्लाह किसी और ने देनी है। तो आमिल साहब के किए हुए वज़ाइफ या उनकी बताई हुई बातें जो हैं उन पे अमल करने से वो इस एक नेमत को पा सकेंगे जिसको देना किसी को बिल्कुल मेरे रब और मेरे परवरदिगार के इख्तियार में है। और अगर वो इस चीज़ को जानते हैं कि वाकई ये काम अल्लाह ताला ने देना है, तो अल्लाह ताला ने जो चीज़ देनी है उसको देने के तरीके और उसके जो मामलात हैं वो भी हमें बता दिए गए। मैं सोच रही थी मुसलसल कि जाहिलियत की किस हद पे हम लोग खड़े हैं कि 1,24,000 पैगम्बरों के आने के बाद और कुरान हकीम जैसी किताब जो कि इसके बारे में खुद अल्लाह ताला का बयान है कि हमने खोल खोल के बयान कर दी है हर चीज़, हम इस तरह के भाम में, इस तरह के वसवसों में और इस तरह के जाली आमिल और पीरों का शिकार जो है वो हो रहे होते हैं। सूरह मरियम अगर हमने पढ़ी हो तो उसमें हज़रत ज़करिया की एक दुआ का जिक्र है जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐ रब मैं तुझसे मांग के कभी मायूस नहीं हुआ, कभी नाउमीद नहीं हुआ। और फिर वो अपनी उम्मीद बताते हैं कि मैं बुढ़ापे में हूँ और मुझे डर है कि मेरे बाद मेरा कोई वारिस नहीं होगा, कोई जानशीन नहीं होगा। तो ऐ मेरे परवरदिगार, हालांकि मेरी बीवी भी बांझ है, मैं खुद भी बुढ़ापे में हूँ, लेकिन मैं चूंकि आपसे मांग के कभी नाउमीद नहीं रहा और मुझे एक वारिस की उम्मीद है आपसे, तो मुझे एक सालेह औलाद जो है वो अता फरमाना। और उसके जवाब में इससे बड़ा मोज़ा और क्या है कि एक ऐसा शख्स जो कि खुद अपने मुंह से कह रहा है, एक ऐसा कि बुढ़ापे का शिकार भी है, बीवी बांझ भी है, इसके बावजूद अल्लाह ताला उन्हें औलाद की बिशारत देते हैं। इसलिए कि जिस तरीके से दुआ की गई, जो दुआ की गई और दुआ को जिसने कबूल किया, वो रब और वो ताकत जो है वो इसकी कुदरत रखती है कि वो इस तरह के मुझे जो है वो दिखा सके। और फिर उसके नतीजे में जो बिशारत दी गई, उस बिशारत के अल्फाज कितने खूबसूरत हैं। यानी बताया गया कि हमने याह्या अता फरमाए जिनको कि बचपन से ही दानाई बख्शी थी और फिर उसके साथ उनमें एक शफकत भी थी, एक बुजुर्गी भी थी, एक पाकीज़गी भी थी। तो ये तो हुआ कोई दुआ मांगने का मकसद भी और उस दुआ को पाने का कोई मज़ा भी। इसलिए कि औलाद जो है, हम इससे आगे चले सूरह काफ में हम एक ऐसा वाक़या पढ़ते हैं ना जहाँ पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जो है हज़रत मूसा को लेके चल रहे हैं और राह चलते एक बच्चे को कत्ल कर देते हैं। तो हज़रत मूसा जो है वो बड़े उस पर परेशान होकर उनसे सवाल करते हैं, जरा करते हैं कि आपने नाहक जुल्म किया है, एक मासूम सी जान को आपने मार दिया है, तो ये औलाद है किसी की। तो जो जवाब मिलता है वो जवाब हम सबको याद है ना, कि बताया जाता है कि ये एक ऐसा बच्चा होगा जो बड़ा होकर अपने वालिदैन को तंग करेगा, जबकि वालिदैन इसके जो हैं वो नेक हैं। इसलिए हमने इस औलाद को ले लिया है ताकि हम एक ऐसी औलाद दें जो सालेह हो, जो फर्माबरदार हो। और फिर तीसरी जगह पे जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो सूरह इब्राहीम में अपने लिए औलाद जो है वो मांगते नजर आते हैं। तो देखिए जहाँ जहाँ पे कोई अच्छा काम है वहाँ वहाँ पर वो अपनी औलाद के लिए भी दुआ मांगते हैं। जहाँ पर वो कहते हैं मुझे नमाज का कायम रखने वाला बना, वहाँ पे अपनी औलाद के लिए भी कहते हैं और मेरी औलाद को भी। और वो अपने परहेजगारों में से अपने बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वो परहेजगार हों। और फिर एक आने वाली नबी की दुआ भी मांगते हैं कि मेरी ये जो औलाद है इसमें से आप एक नबी जो है वो भी दीजिएगा, एक ऐसा शख्स जो कि आने वाले लोगों की हिदायत और रहनुमाई कर सके। सो हमने ये जो एक अपना तसव्वुर बांध दिया हुआ है ना कि औलाद चाहिए, इसलिए कि औलाद से मैं जो मजबूत हो जाऊंगी, मुझे बेटे चाहिए इसलिए कि बेटे जो है उनसे मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाएगा, इसलिए कि बेटे जो है वो मेरी ताकत की मजबूती की अलामत है, उसके बाद कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता, तंग नहीं कर सकता। ये गलत और रॉन्ग रीजंस हैं औलाद के पैदा करने और औलाद के होने की। और जब हम गलत सोच और गलत फिक्र के साथ कोई काम करते हैं तो उसका नतीजा भी गलत होता है। बिल्कुल फिर उसी तरह के नताइज निकलते हैं जैसे मकसद देख रहे होते हैं, जायदाद के तनाज़े पे बाप ने बेटे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया या बहनों को मार दिया या माँ की तजलील की, फिर रिश्तों में वो हुर्मत और वो चीज़ बाकी ही नहीं रहती। इसलिए कि हम सब ये जानते हैं कि किसी भी चीज़ का होना इतना अहम नहीं है जितना उसका अच्छी तरह से होना और बेहतरीन तरीके से होना है।
सो औलाद की ख्वाहिश एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, हम सब लोगों को होती है, लेकिन उसके लिए इतने कबीह और मकरूह काम करना, इस तरह के शैतानी हीले और हरबे इख्तियार करना और इस तरह की बातों पर अमल करना जहाँ पर हमें बताया जाए कि जी ये चीज़ आप किसी कब्र में जाके दबा दीजिए, ये किसी बच्चे को नहला दीजिए इससे, या कुछ खा लीजिए ऐसा गंदा मंदा, या फिर कोई और ऐसा अमल करें। हम क्या समझते हैं कि इस तरह के अमाल और इस तरह की हरकतों के नतीजे में क्या हमें औलाद नसीब हो जाएगी? और अगर हमें एक औलाद जो है वो अल्लाह ताला आजमाइश के लिए दे भी देंगे तो फिर उस औलाद से हमें क्या वो फैज़ मिलेगा, क्या हमें वो तमाम खुशियाँ मिलेंगी जो कि हम हासिल करने के लिए औलाद को हासिल करना चाह रहे हैं? सो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदर ये जो एतकाद की कमज़ोरी है इसको दूर करें, क्योंकि ये वो जाहिलियत है जिसको ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने आज तक हमारे ऊपर जो रहमत की है वो ये कि किताब हिदायत जो है वो हमारे सामने है, हमारे घरों में है। उसे खोल के पढ़ें तो सही कि उसमें लिखा हुआ क्या है और उसमें किन चीज़ों की तरफ इशारा किया गया है। जहाँ जहाँ हमें ऐसे लोग नजर आए जो ऐसे लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं, जो इल्म नहीं रखते, शऊर नहीं रखते, तो वहाँ पे ज़रूरत है कि हम आगे बढ़कर इन लोगों को रोकें जिन्हें हम आमिल कहते हैं, जिन्हें हम पीर कहते हैं, या फिर जो भी इस नाम के साथ लोगों को लूटते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। इसलिए कि हमारे माशरे में इस्तेहसाल करने वालों में इस तबके का नाम जो है वो भी खासा बढ़ चढ़ के लिखा जाएगा, जो हर तरह की ख्वाहिशात लोगों की जो है उनको पूरा करने का दावा करते हैं। और ये एक ऐसा दावा है जो सिवाय रब की ज़ात के किसी और को ज़ेब नहीं देता और किसी और को ज़ेबा भी नहीं है। सो मेरी दुआ है कि हम अपने आप को इस जाहिलियत से और अपने माशरे को इस एक बुराई से जो है बचा सकें। और अपने आज के प्रोग्राम की तरफ मैं चलूँगी। आज आपकी मुलाकात अपने जिस मेहमान से कराऊंगी वो फेडरल मिनिस्टर हैं ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। मेरे साथ होंगे आज सरदार यूसुफ साहब। उनसे हमारी गपशप मुलाकात जो है वो बहुत सारे मौज़ूआत के अलावा कुछ इस तरह के मौज़ूआत पे भी होगी जिस बात पे की तरफ मैं इशारा कर रही थी अभी ओपनिंग में। और उसके अलावा हम चलेंगे आज आपकी मुलाकात करवाने एक ऐसे नौजवान से जिन्होंने, वैसे ना हम अपने तौर पे बहुत सारे काम कर सकते हैं जिस कैपेसिटी में, जिस हैसियत में हो। कि एक ब्लॉगर हो और उन्होंने तय किया कि मैंने अपने मुल्क का इमेज जो है वो बेहतर करना है। तो आजकल आपने देखा फेसबुक एक ऐसा जरिया है जहाँ पर आप बहुत इफेक्टिवली ये काम कर सकते हैं। सो उन्होंने बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी वीडियोज़ बनाई जो अपलोड करके और उनको वायरल किया गया। जब तो उसके नतीजे में जब आप पाकिस्तान के और इस्लामाबाद के बारे में क्लिक करते हैं तो पूरी दुनिया में होने वाली बहुत सारी बुरी खबरें, जहाँ पे भी आप पाकिस्तान का नाम लिखें तो कोई धमाकों की खबर आ जाती है, या कोई दहशतगर्दी की आ जाती है, या बदअमनी की आ जाती है, या किसी तरह की और ऐसी खबर जो कि अच्छी नहीं होती। तो अब इसके नतीजे में कम से कम कोई अच्छी चीज़ें भी वहाँ पर पाकिस्तान के बारे में नजर आना शुरू हों। ये कोशिश और काविश है इस छोटे से बच्चे की, जो कि मैं आपसे जिसकी मुलाकात कराऊंगी, आप मिल सकेंगे और देख सकेंगे। ये सब कुछ है आज शो में, लेकिन पहले मैं रुक रही हूँ एक ब्रेक के लिए। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आपकी मुलाकात कराऊंगी एक ऐसे ब्लॉगर से जिसने ये जिम्मेदारी ली है कि मैंने पाकिस्तान का इमेज जो है अपने तौर पे बेहतर करना है। फोटोग्राफर है, मुख्तलिफ ऐसी तस्वीरें बनाते हैं और उन तस्वीरों को अपलोड करते हैं एक फिल्म की सूरत में, छोटी छोटी ऐसी फिल्म की सूरत में, जिनको देखकर अंदाजा होता है कि पाकिस्तान सिर्फ एक बदअमनी का और दहशतगर्दी का शिकार मुल्क नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुल्क है जहाँ बहुत सारी खूबसूरतियाँ भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद मुजम्मिल हसन जैदी, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। जबरदस्त जनाब, बड़ा खूबसूरत सा काम। ये आपको किसी ने बताया था या खुद ही से शुरू कर लिया था? नहीं, खुद ही से आहिस्ता आहिस्ता देख के डिफरेंट इंस्पिरेशंस लेके स्टार्ट किया था। तो क्या सोच क्या थी पीछे ज़हन में? इनिशियली तो कोई सोच नहीं थी, जस्ट अ फोटोग्राफी पेज, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो एक ऐसी चीज में डेवलप हो गया जो कि बेसिकली। ये कितना का आहिस्ता आहिस्ता, यानी कब से शुरू किया था और कितना टाइम? अब इंशाल्लाह अज़ीज़ इस साल 5 साल हो जाएंगे। 5 साल हो जाएंगे। और 5 साल से फिर आपने कर लिया कि इसमें पाकिस्तान से रिलेटेड वो चीजें जो कि अच्छी अच्छी हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ के डाला जाए। आपको पता है आज हमारे स्टूडियोज में, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? स्कर्दू से आए हुए मेहमान भी हैं। तो स्कर्दू में कैसा मौसम था? हाँ, पीछे दे दे उनको माइक। स्कर्दू में कैसा मौसम था? आप तो स्कर्दू के हैं ना? हाँ, आपको तो दूर से देख के मैं पहचान रही हूँ कि आप जरूर स्कर्दू के। थैंक यू। तो कैसा मौसम था? काफी ठंड है वहाँ पे और बर्फबारी हो रही थी, है ना, पिछले 2 दिन से। जी, तो हम तो सोच रहे हैं यार हम उन इलाकों में जाएं, तो आप वहाँ से इधर क्या करने आ गए? नहीं, असल में वहाँ जब सर्दी होती तो हम यहाँ आते, जब गर्मियाँ होती तब हम यहाँ से जो जितने लोग हैं उनको वहाँ दावत देते हैं। अच्छा। क्योंकि जो चीज़ें देखने की होती है वो सिर्फ जो आपको गर्मियों में ही अच्छी लगेंगी, सर्दी में आप जाएंगे तो फिर शायद आप तौबा कर लें कि फिर कभी स्कर्दू ना जाएं।
बिल्कुल सही। लेकिन पाकिस्तान का एक बहुत खूबसूरत सा इलाका जो कि खूबसूरत लोगों के अलावा बहुत सारी खूबसूरतियों का गहवारा है। अच्छा, इन्होंने क्या क्या कुछ किया हुआ है वो थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ। इस्लामाबाद के बारे में इन्होंने एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई है, देखते हैं। जनाब, ये तमाम खूबसूरत से मनाजिर जो इस्लामाबाद के, जो इस्लामाबाद में रहने वाले जानते हैं। लेकिन थैंक यू मुजम्मिल, इसलिए कि आपकी एफर्ट है कि अब हम अगर कम से कम फेसबुक पे इस्लामाबाद का नाम डालें तो ये वीडियो आती है, वरना तो पता नहीं क्या क्या कुछ आया करता था। जी, दैट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड इट एज वेल। जब इनिशियली मैंने सोचा था कि इस्लामाबाद, मैंने सर्च किया था यूट्यूब के ऊपर, तो उस पर वो ऐसी अजीब गरीब चीजें आ रही थी कि मैंने कहा कि दिस शुड नॉट रिप्रेजेंट पाकिस्तान। मतलब कोई बाहर का बंदा अगर इस्लामाबाद लिखता है तो उसको ऐसा आना चाहिए जो देख सके इस्लामाबाद में आखिर क्या होता है, कैसा इस्लामाबाद, किस तरह का शहर है। और देखो कितना खूबसूरत आपने इस्लामाबाद को पोर्ट्री किया। टाइम लैप्स वीडियो, कितना टाइम लगा था इसे बनाने में, कितनी एफर्ट? ये तकरीबन लगे थे, मेरा ख्याल है 1 हफ्ता इसका टोटल शूटिंग टाइम था। मेरा ख्याल से 18,000 तस्वीरें खींची थी जिनको हमने इकट्ठा करके टाइम लैप्स की सूरत में किया था। टाइम लैप्स की, वाह जबरदस्त, ये तो बड़ा कमाल किस्म का काम किया। और देखो, वी मस्ट अप्रिशिएट यू फॉर दैट, इसलिए कितने बड़े बड़े इदारे हैं हमारे। मुझे नहीं लगता स्कर्दू के बारे में किसी ने कोई ढंग की कोई चीज बनाकर उस तरह से डाली हो जिससे टूरिज्म भी डेवलप हो, जिससे पाकिस्तान का इमेज भी डेवलप है ना, है ना। हमने इस तरह की चीजें बहुत कम देखी हैं जो कि हमें पाकिस्तान का ट्रू फेस जो है या रियल फेस। मेरा भी रिसेंटली चक्कर लगा था ये हुंजा गिलगित साइड पे पूरा उस तरफ, और इट्स सो अमेजिंग। पाकिस्तान जो है, मतलब आप स्विट्जरलैंड का दिमाग में सोचते हैं, आपको अगर पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज नजर आ जाए तो इट्स जस्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग। बिल्कुल, व्हिच हैव बीन कंप्लीटली अनटैप्ड। मतलब किसी ने भी जाके वहां पे ना वीडियोस बनाई ना कुछ किया कि वो लेकर आए उस एरिया को पाकिस्तान की। मैंने सुना आपने सवात की भी बनाई है। सवात की बनाई है जी, सवात की बनाई है। सवात की भी देखते हैं कि आपने सवात को किस नजर से देखा।
चंद शॉट्स से हम आपको दिखा सके हैं क्योंकि लंबी वीडियो है, और अगर आप सवात को भी सर्च करें तो अब आपको यूट्यूब पे ये खूबसूरत सी वीडियो जो है ये कम से कम देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा मसला था, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोगों को जब पाकिस्तान के बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती थी, या हमें भी, तो हमें समझ ही नहीं आती थी कि बताएं कैसे कि नहीं पाकिस्तान में ये कुछ भी है, पाकिस्तान ऐसे भी है। सवात को पर्टिकुलरली मैंने जिस टाइम पे बनाई थी उस टाइम पे रिसेंटली ऑपरेशन खत्म हुआ था, तो लोगों का एक माइंडसेट था कि सवात हैज बीन डिस्ट्रॉयड, उसकी नेचुरल ब्यूटी जो है वो खत्म हो गया। लेकिन जब हम लोग वहाँ पे गए थे तो वी फाउंड समथिंग एंटायरली डिफरेंट। इतनी खूबसूरत जगह, इतनी अनटैप्ड, मतलब माइल्स दूर तक कोई और बंदा नहीं, कुछ भी नहीं, इट्स जस्ट ब्यूटी। जिसका सवात में कौन सी जगह कलाम है, मियां दम है, हम लोग मालम जब्बा भी गए थे, मेंगोरा, मुझे तो नाम टू बी वेरी ऑनेस्ट याद नहीं है अब। अच्छा। लेकिन 7-8 जगहों पे जाके हमने ये शूट की थी। बिल्कुल सही, और ये बहुत खूबसूरत जो है इलाके अल्लाह ताला ने दिए हुए। और ये देखें कि ये क्या हाल है फरा बेटा, ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। पहचाना नहीं आपने बेटा, बहुत मजा आता है आपका शो देखने का, बहुत प्यारी लगती हैं। आप जैसा शो बेटा किसी चैनल पे नजर नहीं आता। अच्छा मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। और पुत्र वो पता चला था आज वजीर मजहबी अमूर आ रहे हैं, हाँ जी, तो उसी सिलसिले में हाजिर हुआ था। पुत्र तुम्हारी तो इतनी वाकफियत है, एक हज का कोटा ही ले दो जी। हज का कोटा एक चाहिए बेटा। आप ऐसा करें कि जरा बाहर तशरीफ रखें, हम आपको बाद में बुला लेंगे। नहीं बेटा, बाहर कौन सी जगह बैठने की, मैं उधर पुंजे बैठ जाऊं? बेटा इधर बिठाओ, उस सोफे पे बिठाओ बेटा मुझे। हाजी साहब आए हैं फैसलाबाद से बेटा। अच्छा आप हाजी हैं? हाँ जी, 126 लूम में 4 दुकानें, 12 बच्चे, 2 बीबियां। अच्छा माशाल्लाह। तो अब आपको हज का कोटा क्यों चाहिए फिर? पुत वो जो छोटा लटका है ना, मेरा छोटा लटका, हाँ। बहुत बदतमीज है, आवारा फिरता है, कोई काम नहीं करता। मैंने कहा इसे हज का कोटा दिला देता हूँ, जितना इसने नुकसान किया सारे पैसे एक ही दफा रिकवर कर लूं इसे। अच्छा अच्छा बिल्कुल। पुत ये एप्लीकेशन अच्छा है। आप वो सामने बैठ जाएं प्लीज, अभी हम मेरे एक और मेहमान बैठे हुए हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं और सारी दुनिया आपको देख रही है, आप प्लीज सामने बैठ तो जाएं। पुत इस सोफे पे और बिठा ये दो। कोटे छोटे ऐसे थोड़ी मिलते हैं, सामने बैठे नहीं, इस सोफे पे अभी नहीं बैठ सकते आप, उस पे बैठे पुत सामने। मैं केड़ा बिठा कर देना, बिठा दो। आप उस पे इधर तशरीफ बैठो। रखें जी। अच्छा तो मुजम्मिल आप मुझे बता रहे थे कि आप जब वहां पे गए तो कितने दिन लगे आपको इस सारी फोटोग्राफी में? सवात वाली जल्दी हो गई थी, 3 दिन, 4 डेज ट्रिप था हमारा, 3 डेज मैंने उसमें शूटिंग की थी। और ये भी मैंने बड़ी कैजुअली शूटिंग की थी, मतलब ये हम लोग एज अ फैमिली ट्रिप गए हुए थे। उसमें दरमियान में बस कैमरा अटैच करके सिर्फ शॉट ढूंढा, कैमरा अटैच किया और बाद में आराम से बैठ के चिल किया। सही, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। आज आपसे मुख्तर से मुलाकात का मतलब ये था कि एक शख्स भी अगर कोशिश कर ले और ठान ले तो बहुत सारा कुछ कर सकता है, एंड यू एक्चुअली डिड इट। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट मुजम्मिल, वंडरफुल हैविंग यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सबब खैर जनाब, आपकी मुलाकात कराऊंगी अपने आज के मेहमान से जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं और वजारत जिनके सुपुर्द है, बहुत अहम वजारत मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी। मेरे साथ हैं जनाब सरदार यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर। मिनिस्टर सुबह सुबह उठ जाते हैं? जी जी जरूर उठते हैं जी। अच्छा जी, जी। अच्छा, आपको बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का और यहाँ पे तशरीफ लाने का। एक चीज मैं जानना चाहूंगी वो ये कि जितनी अहमियत मजहब को हमारी जिंदगी में है उतनी अहमियत वजारत मजहबी अमूर को वजारतों में नहीं है। वजारतों में खैर अहमियत तो अपने तक होती है कि मुतलका वजारत का जो जिम्मेदार लोग हैं उसको कितनी अहमियत दिलाते हैं, उसमें काम करते हैं, फिर उसके बाद उसकी अहमियत का अंदाजा लगता है। सही। वैसे वजारत मजहबी अमूर उसके साथ इंटरफेथ हारमनी है, इसकी तो बड़ी अहमियत है। आजकल तो बहुत आजकल बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अहमियत है और उसकी जरूरत भी है और उस पर काफी काम करने की भी जरूरत है और काम हो भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। जब से हमारी हुकूमत आई है और उससे लेकर इसकी जो अहमियत का अंदाज़ा आप इंशाल्लाह देखेंगे कि जो हज के हवाले से, इसी तरीके से इंटरफेथ के हवाले से जो
बैन अल-मज़ाहब अमांगी के हवाले से जो काम कर रहे हैं, बैन अल-मसालिक अमांगी के हवाले से काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। जी जी, काम क्योंकि कर हमें रहे हैं। अक्सर ये शिकवा होता है कि काम नहीं हो रहा, हमें नजर नहीं आता कि कुछ लोगों को बिठाया जाए, बिठा के उनसे कोई इत्तफाक राय के साथ, जैसे आप कहते हैं इज्तिहाद के साथ कोई सूरत हाल निकाली जाए, कोई मसाइल के हल के लिए कोई एक मुत्तफिका कोई लाहे अमल तय किया जाए जिसपे सबका जो है वो सब उस पर मुत्तफिक हो। देखिए जी, हमने पिछले 2 साल में काफ़ी इस हवाले से कॉन्फ्रेंसें की हैं, काफ़ी मीटिंग्स की हैं, बैन अल-मसालिक के हवाले से, बैन अल-मज़ाहिब के हवाले से। ठीक। और ये हमारी मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी भी थी। मैंने कराची में, लाहौर में, कोयटा में, पेशावर में, पिंडी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलमा के साथ, मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो उनके ज़िम्मेदार हैं, मजहबी पेशवा हैं, उनके साथ मीटिंग्स की हैं। कोई नतीजा निकला इसका? जी, जैसे कि हमने हमने देखा वो जो 16 दिसंबर का एक बड़ा ही हौलनाक सा वाकया, जब हमने जी अपने हाँ। इतने बच्चों की शहादत देखी तो हमने देखा वहां पर भी कुछ मजहबी जमातें जो हैं वो इत्तफाक करने के लिए तैयार नहीं थी नेशनल सिक्योरिटी के उन इश्यूज के साथ, जहां पर कि हमें लग रहा था कि इस जगह पे तो सारे लोग उस तरह से मुत्तफिक होंगे। कुछ थोड़ी सी खासी उनकी तरफ से पसो पेश और तामुल जो है उससे काम लिया गया। लेकिन फिर भी देखें, अपना अपना एक नुक्ता नज़र होता है, लेकिन उसके लिए जो ओवरऑल सारी मुतफिक हुई। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने APC बुलाई, उसमें सारी जो सियासी या मजहबी जमातें उसमें शामिल हुई और उन्होंने इत्तेफाक किया उस पर। उसके ये बाद? हाँ जी, लेकिन ये और बात ही थोड़ी सी जो उसमें तहफ़्फ़ुज़ात थे उस हवाले से उन्होंने उसका इजहार किया, लेकिन ओवरऑल तो इत्तेफाक किया है कि जी एक ही पेज पर जिस तरीके से सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत भी एक ही पेज पर आई है। लेकिन इतने बड़े बड़े वाकयात हमें चाहिए हैं एक पेज पर आने के लिए। क्या उससे पहले, अब जैसे बहुत सारे शिया जो मसलक है उसकी हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से मुसलसल टारगेट किया जा रहा है, तो ये एक बड़ी अफसोसनाक और परेशान कुन बात है। जबकि हम सब मिलजुल के रहते हैं, हम एहसास भी नहीं होता कि कौन शिया है, कौन सुन्नी है, कौन देवबंदी है, तो कौन, मुझे तो फिरकों के नाम भी नहीं पता है जो हम समझते हैं यहाँ पर अपने डिविजन्स की हुई है। नहीं नहीं, देखें, असल में ये जो फिरके हैं ये आज के तो नहीं है, ये तो इस्लाम में भी 1400 साल के अरसे में मुख्तलिफ ज़माने में फ़िरके वगैरह होते रहे। और सबसे बड़े 2 जो फ़िरके हैं, अहले सुन्नत वल जमात और अहले तशय्युअ, ये सदियों से चले आ रहे हैं। ये आज नहीं है कि ये पाकिस्तान बनने के बाद आए हैं, पहले भी आते रहे हैं। जी। लेकिन इस वक्त ये सिर्फ फिरका वारियती की जंग नहीं है कि फिरका वारियती इसके हो रही है जंग, इसमें बहुत सारी और अवामल भी शामिल हैं। तो वो अवामिल जो बैरूनी- है वही ना, क्योंकि बैरूनी ईरान में नहीं अवामिल भी होती, शामिल हैं। ईरान में नहीं होती फिरका वारियत, सऊदी अरब में नहीं होती, किसी दुनिया के और इस्लामी मुल्क में नहीं होती, पाकिस्तान में ही क्यों आकर सारे फिरके जो हैं वो जंगो जदल की कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं? पाकिस्तान में बदकिस्मती से पिछले 1-2 दहाइयों से ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, इस में जब से अफगान वार शुरू हुई और उसके जो असरात यहाँ मुरतब हुए, जिसकी वजह से यहाँ पर यानी इस फिरका वारियत को भी हवा दी गई है। यानी और फिरका वारियत जो है वो सामने एक नजर आने वाली एक चीज है, असल में इसकी आड़ में हमारे मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं जी, वो ये जंग लड़ते हैं। असल यहाँ बात तो यह है, मुल्क दुश्मन अनासर वो ये आवाज़ दे रहे हैं, हालांकि ये ऐसी बात नहीं है। ये तो सदियों से लोग रह रहे हैं, पाकिस्तान बनने से पहले भी यहाँ लोग रह रहे थे। अहले तशय्युअ, अहले सुन्नत वल जमात, ये मुसलमान जो हैं पाकिस्तान में, जब से अगर कोई भी उनका कोई मजहबी रसूमात अदा करते थे या कोई इसी तरह इबादत करते थे तो वो आपस में मिलजुल कर रहते थे। ये तो खैर मेरे अपने ज़माने में, मेरे हलके में मानसेरा में, वहाँ एक गांव है पैरा खैराबाद, वहाँ अहले तशय्युअ भी हैं, अहले सुन्नत वल जमात एक मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। एक ही मस्जिद में बाकायदा पहले इकट्ठे ही पढ़ते थे, उसके बाद जो ज्यादा हुई तो उन्होंने पहले एक जमात करते फिर दूसरी तो जमात सर कर आपके हाल लेते में थे। किसकी नाकामी है ये कि मुल्क दुश्मन अनासर अपने मजमूम मकासद में कामयाब रहते हैं, वो हमें आपस में लड़ा भी देते हैं, खून खराबा भी करा देते हैं, इतनी तबाही भी फैला देते हैं, हमें हर तरह से वो जिसे कहते हैं खून के आंसू रोने पे मजबूर भी कर देते हैं। वो कामयाब हैं, हम इतने नाकाम हैं, क्यों? नहीं, हम भी इंशाल्लाह नाकाम नहीं, हम इंशाल्लाह उसका मुकाबला कर रहे हैं। जो भी मुल्क दुश्मन नासर अपने मजमूम हरकत को कामयाब करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम उसका तदारक भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरी कौम उस पर इकट्ठी है। ये आपने देखा कि जो ये वाक़या हुआ जो पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल, उसके बाद पूरी कौम और पूरी जमातें सारे उस पर मुतहद हो गई उसके खिलाफ, और ये एक अच्छा मैसेज किया पूरी दुनिया में। ये और बात है कि ठीक उसके बाद भी वाक़यात हुए हैं
और ये वाक़यात उसका रद्द-ए-अमल भी है जिस तरीके से गवर्नमेंट ने एक एक्शन लेना शुरू किया है और नेशनल एक्शन प्लान बनाया है, और इसकी ज़रूरत भी, गवर्नमेंट का काम ही ये है, जो काम करते हैं वो उसके लिए बाकायदा एक प्लान तैयार किया जाए, उस पर अमल किया जाए। तो अब उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर जो क़ुव्वतें वो भी अपने वो कर रही है, इजहार कर रही हैं, जिस तरह उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर हमले किए, और ये खुदकुश हमले जो हैं, देखें ना, ये बड़ा मुश्किल काम है। एक ऐसे शख्स को जिसको उसकी अपनी जान को भी परवाह नहीं, उसको रोकना ठीक है, बड़ा मुश्किल है, ये रातों रात नहीं हो सकता, लेकिन इसके लिए जो मनसूबाबंदी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके लिए सर ये उसके मदारिस लिए खुले काफी हुए हद तक उसमें पेशरफ्त भी हुई है, उस पर अमल भी हो रहा और है। मदारिस भी जब बात आ रही थी कि उनको रेगुलेट किया जाए, उस पर भी खासा इत्तफाक राय को कायम करने में मुश्किलात दरपेश रही हैं, और अभी तक भी बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिलती हैं कि निसाब उनका क्या होगा, वो कौन इस चीज़ को चेक करेगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, किस मसलक जो है वो किस दर्जे जो है वो वायलेंस की वहाँ पे ट्रेनिंग और तरबियत और जहनी तौर पे तैयार कर रहा है, वो क्या कुरान और सुन्नत के मुताबिक है वो सारी चीज़ें, या वहाँ पे दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये तमाम चीज़ें कैसी होंगी जो आप कह रहे हैं ना कि हम कैसे रोकें इसको। तो अगर हम अपनी पाक सरजमीन को बहुत सारे ऐसे मदारिस से पाक कर दें जो दहशतगर्दी की नर्सरियाँ हैं। जी, पहली बात जो है कि मदारस जो हैं उसमें यही दहशतगर्दी वगैरह नहीं पढ़ाई जाती या सिखाई जाती। मदारस में कुरान और हदीस पढ़ाया जाता है, बिल्कुल। और कुछ मदारिस में और यानी दहशतगर्दी अक्सर भी जो मदारस में ये कुरान और हदीस और फिक्का और ये पढ़ाते हैं अपने अपने मसले के लिहाज से। बिल्कुल। और पिछले 2 साल से जब से हमारी हुकूमत आई है, उस वक्त से जो जिस जिम्मेदारी नवाज शरीफ साहब ने मुझ पर आयद की है वजारत मजहबी उमूर की, तो हमने सबसे राब्ता करके मीटिंग्स की। मदारस के जो जिम्मेदार लोग थे, इत्तेहाद तंजीमात मदारस दीनिया के 5 वफाक के, उनके जो नाज़म थे, उनके जो जिम्मेदार लोग थे, उनके साथ हमने मीटिंग्स की, उनके साथ हमने उनके ख्यालात को भी सुना, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात ये, अच्छा रिस्पांस मिला। उन्होंने इस हद तक भी कि जी अगर इसका निसाब हम एक कर सकें तो उसके लिए भी वो तैयार, और उस पर काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद यानी मैं समझता हूँ कि इसमें वजारत तालीम का काम भी है। ठीक, हमारी एक मीटिंग हुई वजारत तालीम और वजारत मुकम्मल हो जाएगा, और इत्तेहाद तंजीमात मदारस के जो 5 वफाक के नुमाइंदे उसमें शरीक थे, उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया कि जो सिलेबस पर भी काम हो, करिकुलम पर भी काम हो, और उसके साथ इम्प्लीमेंटेशन में कब तक आ जाएगा सर? और कि ये उसके तमाम साथ चीजें होना शुरू हो जो रजिस्ट्रेशन, मदारस की रजिस्ट्रेशन के लिए भी वो तैयार हुए, और मदारस के जो फंड ऑडिट के लिए भी वो तैयार हुए। ये देखें ना, हौसला अफजा बातें सामने आई हैं, और उस पर टाइम जरूर लगता है। एक बात तो जरूर इस वजह से भी होती है, बहुत सारे खदशात है दरमियान में, उसको दूर करने की जरूरत है। खदशात जो पहले से चले आ रहे हैं, किसी के गलतफहमी जहन में होती है कि हाँ जी ये मदारस पर कब्जा कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो एतमाद में लेने की जरूरत है। हुकूमत इंशाअल्लाह नेक नीति से काम कर रही है, हुकूमत की नीयत में कोई फर्क नहीं है। मतलब एक ऐसा सेंसिटिव मामला है, सिर्फ अमन भी हो और इससे फायदा भी हो। एक इतना सेंसिटिव मामला है मजहब कि हमारे यहाँ पर बदकिस्मती के साथ इसकी आड़ में बहुत सारे नाजायज तजावजात और कब्जे जो हैं। अभी पिछले दिन आप सुन रहे थे एक शहर में जहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड पे कब्जा करने के लिए उन्होंने इसी तरह से कब्रें खोद कर तो वहाँ पे झंडे लगा दिए ऊपर, बाद में खुदाई की गई तो पता चला कब्रें खाली हैं। सो ये सिर्फ एक इलाके या शहर में नहीं बल्कि हर जगह पर मस्जिद बना दी जाती है रातों रात, और फिर उस मस्जिद को गिराना एक मसला बन जाता है क्योंकि आप अल्लाह के घर को नहीं छेड़ सकते हैं। फिर इसी तरह से कब्र बना देते हैं, कोई इसको चेक नहीं करता कि ये तमाम चीजें जो है, ये आप समझते हैं कि ये हमारी नाहिली या नालायकी है कि हम बहुत सारी चीजों को अपने सर पे सवार कानून तो है, कानून मौजूद है, सिर्फ उस पर अमल दरामद की जरूरत है। इम्प्लीमेंटेशन वो गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के इदारे करते हैं, ठीक है ना जी, इदारे इसलिए बने, और इदारों की ये है कमजोरी जरूर है, ये रही है, ये काफी अरसों से रही है। इसी वजह से तो यानी आज हालात ये हैं कि बहुत सारे जो अवाम भी जो हैं वो इन अदारों पर एतमाद नहीं करते। लेकिन जरूरत इस बात की है कि पहले उस पर एतमाद बहाल किया जाए, अमल दरामद किया जाए। जो अगर कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक काम है, जो जिम्मेदारी है स्टेट की, वो अपनी जिम्मेदारी निभाए, अवाम एतमाद करेगी। ठीक है, एक सवाल लेकिन ये जो आपने कहा ना मुख्तलिफ जगहों में ये इस तरह वाकयात तो हैं, होते हैं, माशरे में होते हैं, लेकिन उसके लिए जो सजा मुकर्रर है, उसके लिए जो कानून है, उस पर अमल करने की जरूरत है। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है
कि जो हमारी इस वक्त हुकूमत है वो उस पर अमल दरामद करने के लिए काम कर रही है। बिल्कुल सही, लेकिन मैं इस्लामाबाद में चूंकि आंख खोली हुई है, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ मुझे पता है कि कुछ 3-4 साल पहले तक कुछ नहीं था, लेकिन अब जैसे ही उस जगह की थोड़ी सी अहमियत डेवलप हुई, वहाँ पर कब्रें भी आ गई हैं, वहाँ पे हरे झंडे भी लग गए हैं, वहाँ पे मज़ार भी बन गए हैं, अब वहाँ पे आप छेड़ भी नहीं सकते। हालांकि हमारा बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अमानतन आप वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता ही है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर हम कोई इज्तिहाद या कुछ ऐसा फतवा या कुछ ऐसे मामलात जो कि इत्तफाक राय के साथ हो, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हम ऐसे प्ले नहीं कर सकेंगे, मजहबी तौर पर चीज़ों के साथ हम खेल नहीं सकेंगे। बड़ी अच्छी बात की आपने, इसकी जरूरत है और इसके लिए एक कंसेंसस बिल्टअप करना चाहिए और उसके लिए काम करने की जरूरत है। अब आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि हमने इंशाअल्लाह वजारत मजहबी उमूर ने अभी निज़ाम सलात के लिए काम शुरू किया हुआ है। अच्छा, अब मैंने एक कमेटी भी बनाई हुई है। मैंने ये कहा कि सबसे पहले उलमाए कराम के साथ मीटिंग की जाए, ठीक, और हम स्टार्ट इंशाल्लाह ICT से लेके इस्लामाबाद से यहाँ के जितने भी मसाले के उलमाए कराम हैं उनके साथ मीटिंग करके और कंसेंसस से हम कहेंगे कि ये नमाज यानी का एक वक्त में एक नमाज अजान का हो। वक्त मुकर्रर किया जाए, अजान का वक्त मुकर्रर किया जाए, और जिस तरह उलमा उसमें, ये उलमा का काम, ये हमारा काम नहीं है, वो ये फैसला करेंगे कि कौन सा वक्त होना चाहिए, उसके लिए उस पर अमल दरामद कराना ये भी उनकी जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल सही। हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। ये तो बहुत अच्छा आप तो काम करेंगे कि जब हमें 10 अजानें सुनाई दे रही होती हैं, एक अजान का एक वक्त, और उस अजान के तहत फिर सारे लोग जो है सारे जो नमाज अदा करें। तवज्जो भी होगी ना, एक इबादत है, बहुत बड़ी चीज है कि आप देखें ना, हर चीज का वक्त है। सही, नमाज इबादत लेकिन का आपको याद वक्त रहे है। कि आज जो मुजाहिरे कुछ मजहबी जमातों ने करने का ऐलान किया, उसमें एक लाउड स्पीकर की पाबंदी के ऊपर भी है, तो आप समझते हैं कि आप इस पे इत्तफाक राय कायम करने में कामयाब रहेंगे। इंशाअल्लाह, इससे पहले बिल्कुल। एक ब्रेक ले लेते हैं सर, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह खैर जनाब। आज मेरे मेहमान जो हैं फेडरल मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी सरदार यूसुफ साहब। उनसे हमारी गपशप और मुलाकात, लेकिन मेरी ऑडियंस बहुत सारे सवाल जो है वो करने के लिए बेताब है। क्या क्या सवाल आप करना चाह वो रहे तो सीधा ऑडियंस वाली है, लेला बने वो तो साड़ी की गल सुनो। हैं? आपको तो नहीं बुलाया था ना मैंने तो उनको तो बुलाया। पुत्र हम भी तो फैसलाबाद से जाती किराया लगा के आए हैं। पुत्र हम कौन सा किसी एम्बुलेंस पे आए हैं फ्री। हमारी भी तो बात सुने बेटा, वजीर साहब बैठे हैं और घंटे से आप इतनी सीरियस बातें कर रही हैं। बीरे मेरे तो कानों से धुएं निकल गए आपकी बातें सुन के। अच्छा, तो क्या करें अब फिर? बीरे वो लोगों के रवायती से मॉर्निंग शो होते हैं, बच्चियां आती हैं, गोटे किनारियों की बातें करती हैं, पुट्ठे सीधे खाने पका के घर चली जाती हैं। तुमने तो बीरे ऐसी डिस्कस की, मेरे दिल को हाथ पड़ गया था। अच्छा, चले। बीरे इतना छोटा सा दिमाग है, इतनी बातें कहाँ रखती है? कोई एक्सटर्नल ड्राइव लगाई है साथ? हाँ जी, जी जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरी बीरे ये दरखास्त सहन कराओ, सिलमे सितारे वाली बीरे। ये सारी तारीफ का मतलब आखिर में? हाँ बीरे, फैसलाबाद से सिलमे सितारे वाली बीरे डिजाइनर साड़ियां भेजूंगा। नहीं नहीं, मेहरबानी आपकी। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना है आपने? ये वजीर साहब से हज के कोटे की दरखास्त सहन करा दो हज बीरे। का कोटा आजकल नहीं, वो अभी नहीं दे रहे हैं। आजकल तो नहीं है। हाँ। की पाबंदी लगी है। नहीं, पाबंदी भी नहीं है, उसका तो अच्छा, वक्त आएगा ना, आज का भी मौसम। वो हज का कोटा है जी, जो कैसे बंद हो गया? ये कोई मुर्गी के अंडे थोड़ी है कि कुड़क हो गया तो आपको मिलेगा। ये मुर्गी का अंडे थोड़ा ही आपने कहा, ये पोल्ट्री फार्म से ले लेना। अच्छा सर, क्या क्राइटेरिया होता है वैसे हज का कोटा जिन लोगों को दिया जाता है? हज का कोटा जो उसके लिए क्राइटेरिया होता है और उसके लिए कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं और उस कंपनियां जो हैं उसमें एनरोल्ड होती हैं वजारत हज के साथ। और लेकिन हमेशा बड़ी शिकायत आती है कि बड़ी दूर हाजी, ये तो मुझे बता रहे थे। नहीं, बात ये है कि जिस तरह लोग कहते हैं जो भी चला गया कोटा के लिए क्राइटेरिया है और उसकी जो कंपनी रजिस्टर्ड और उसके बाद जो एनरोल्ड होती है उसमें भी क्राइटेरिया उनके लिए जो उस पर पूरी उतरती हैं उनको कोटा दिया गया। खैर हमने तो इस 2 साल में इस तरीके से कोटा शुरू नहीं किया अभी तक।
इस तरह कोटा भी हमारे पास नहीं। उसकी वजह यह है कि सऊदी हुकूमत ने ऑलरेडी जो पाकिस्तान का कोटा था उस पर भी कट लगा दिए। क्यों? चूंकि वहां पर हरम शरीफ की तोसी का काम शुरू है और जब तक वो मुकम्मल नहीं होता तो ये 20% कट पूरे दुनिया में तमाम ममालिक पर लगाई है। अच्छा, तो जिस वक्त वो तोसी का काम मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद ये कोटा भी बहाल, उन लोग पाकिस्तान का कोटा भी बहाल हो जाएगा। फिर जो कंपनियों को कोटा देते हैं लेकिन उसके जो लिए भी पाकिस्तान से फिर जाने वाले हाजियों को शिकायत रहती है कि रिहाइश अच्छी नहीं थी, बहुत दूर दराज थी, मुनासिब इंतजामात नहीं थे, खादमीन जो है ये इनमें हाजियों का फायदा है, कैसे? डबल सवाब मिलता है। पुत्र जाते जहाज पे हैं, सवाब इनको पैदल हज का मिलता है। रिहाइश जी हाँ। इतनी दूर होती है मुकद्दस मकामात से कि चल चल के बेचारों का सवाब और नेकियां बढ़ती रहती हैं एक वजारत कदम मजहबी उमूर की पर, वजह एक कदम पर। सही नहीं, लेकिन उसमें जो तकलीफ होती है और खासी अजियत ये से पहले गुजरते हैं। खैर बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं, स्कैंडल भी हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम आए 2013-2014 का जो हज है बड़ा अच्छा गुजरा है। और ख़ास तौर पर 2014 का जो हज है वो तो उसको तो सब ने अप्रिशिएट किया है, जितने हाजी थे, जो हाजी वहाँ पर गए। और मैं खुद भी गया था वहाँ अजीजिया में, और लोगों ने जितने भी हाजी थे उन्होंने बड़ी दुआएं दी, बड़ी वहाँ पर खुशी का इजहार किया। उस वक्त यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए कुछ प्रॉब्लम जो थी उन्होंने दुआएं की कि अल्लाह ताला करेगा ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हुई भी। अच्छा, और अब भी मुख्तलिफ जगहों से जब मैं किसी जगह जाता हूँ लोग सबसे पहले ये मुबारकबाद देते हैं। अच्छा, खुदाम जो जाते हैं उनका क्या क्राइटेरिया होता है? वो किस किस बेस पे कौन जाते हैं और वो किसकी खिदमत कर रहे होते हैं वहाँ? नहीं, खुदाम जो है वो मुआवनी जाते हैं। खुदाम पहले होते थे जो सिविलियन से जाते थे, वो पिछले 2-3 साल से वो बांधे। सिर्फ सरकारी महकमों के लोग जो होते हैं वो खिदमत के लिए और मिनिस्ट्री के लोग जाते हैं, और कुछ मेडिकल मिशन के लोग जाते हैं जो वहाँ पर इलाज मुआवजे के लिए भेजे जाते हैं। और इसी तरह जो आर्म फोर्सेस से लोग जाते हैं जो वहाँ ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, जो पुलिस से जाते हैं, रेंजर से जाते हैं, ये जो लोग हैं ये खिदमत के लिए, सिक्योरिटी के लिए ये जाते हैं। बाकी इस तरीके से सिविलियन से खुदाम नहीं भेजे, और इनको मुआवनीन कहते हैं, ये उस जुमरे में जाते हैं। सही। और इसका भी ये मुख्तस होता है कि कितने लोग जाएं। लेकिन उसमें भी शिकायत यही रहती है कि हाजियों को कि हमारे जो खुदाम या वो लोग जो कि हमें मुआवनत के लिए थे वो हमें मिले नहीं। मैं तो यही कह रहा हूँ कि पिछले दौर में शिकायतें बहुत हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा 2014 का जो हज है ये जितने हाजी गए, 2015 के हज के बारे में बताइए, ये वही कैसा ना रहेगा? 14 के हज में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी हाजी मीडिया ने, चाहे वो हाजी वापस कराची आए, कोयटा आए, पेशावर आए या इस्लामाबाद आए, जिधर भी उतरे, तो आपको पता है मीडिया तो खैर उनसे लेता है तासरात, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तारीफ की है। हाँ जी, 2014 की बहुत तारीफें हुई हैं, लेकिन जो 2013-14 से पहले के हज हुए हैं ना जी, उन जैसी कबूलियत नहीं होनी। अच्छा। वो इंतजाम ही इतने अच्छे थे कि हर मिनट बाद अल्लाह याद आता था। हर हाजी मिनट बाद कहता था हाय अल्लाह। ये बात इनकी सही है, बड़े वो उस वक्त हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इस दफा जो 2014 में गए, एक तो पैकेज भी हमने कम किया था। अच्छा। और कैटेगरी एक रखती, सरकारी स्कीम के तहत एक ही कैटेगरी थी, और उसके साथ जो पैसे भी लोगों को वापस किए, खाना भी उनको मुहैया किया, बाकी जो मेडिकल का जो इंतजाम था वो भी अच्छा था, ट्रांसपोर्ट का था, रिहाइश का अच्छा था, कोई शिकायत नहीं। जिद्दा में वो एयरपोर्ट वाले तो अभी तक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी वो पैसे जो ड्यूज क्लियर करने हैं वो क्लियर करें, तो अगर खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होता तो हमारी तो फ्लाइट्स ही नहीं जा सकेंगी जिद्दा, अगर हम टर्मिनल के मामला वो हमसे मुतल्लक नहीं है, वो चूंकि हम तो क्लियर करते हैं, हम तो जितनी एयरलाइन के साथ एग्रीमेंट होता है उनको पैसे देते हैं, बल्कि हम तो एडवांस में देते हैं उनको। लेकिन एक टर्मिनल की और सहूलियत तो बहुत बड़ी टर्मिनल सहूलियत है। अब इस साल 2015 की जो आपने बात की, अभी पिछले महीने में मैं गया था वहाँ वजीर हज के साथ, हमारी एग्रीमेंट साइन हुआ 29 तारीख को, और उसमें सारी चीजें जो सऊदी हुकूमत के जो इंतजामात हैं या हमने जो कुछ करने हैं या हमने शेयर किए, उस पर एग्रीमेंट पर साइन हुआ, और उसमें ये सारी चीजें शामिल है। अब जितने भी जो अगर टर्मिनल पर लोग जाते हैं, इस दफा इंशाल्लाह 50% हाजी जो हैं वो जद्दा एयरपोर्ट पर जाएंगे, 50% हाजी जो मदीना एयरपोर्ट के जरिए जाएंगे। अच्छा, ठीक। और इसमें अगर जद्दा काफी एयरपोर्ट पे हमें क्लियरेंस उस वक्त तक एयरलाइन ने अपनी सारे मामला ड्यूज वगैरह जो क्लियर कर लिए हुए, तो
नहीं नहीं, ये उनको क्लियर करना पड़ेगा। हमारा एयरलाइन के साथ एग्रीमेंट है, वो उसमें मतलब ये कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये हम लोग को ये उनका हेडेक है, वो करेंगे। ठीक है। ये चूंकि वजारत हज का तो इनके साथ एग्रीमेंट जिस एयरलाइन के साथ होगा वो पाबंद होंगे। ठीक है। और खुदा न ख्वास्ता जिस एग्रीमेंट जिस शक की वायलेशन हुई तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ये हमारा इनके साथ है, क्योंकि हाजियों को सहूलत फराहम करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल में बड़ा अच्छा हुकूमत ने किया, इस साल इंशाल्लाह मजीद बेहतर होगा, हम उम्मीद रखते हैं। सरदार साहब, आपने इतने हाजियों के मसले हल किए हैं, मैं भी हाजी हूँ, दरखास्त पे साइन करें, मैं जाऊँ हट्टी बांध है जी। अच्छा। आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह करेंगे सर। सही। आप ही कुछ कहें, आपकी तो सुनी जाती है। नहीं, मैं सिफारिश के तो बहुत खिलाफ हूँ। वैसे ये सिफारिशी सिलसिला खत्म है ना? हाँ हाँ जी। अच्छा, अभी तो तो हमने जो काम मेरिट पर काम होगा ना। तो फिर 2000 दें, फैसलाबाद तो जाऊँ वापस। मैंने आपको बुलाया था कोई। फातिमा जी, क्या कहना चाह रही हैं आप हमारे मेहमान से? वालेकुम अस्सलाम जी। कहना तो मैं बहुत कुछ चाह रही हूँ, काफी देर से मैं इंतजार कर रही हूँ कुछ कहने के लिए। फरमाएं। जी फरा, मैंने पहली बात आपसे ये करनी थी कि जो कुछ मैं सोचती हूँ वो आपके प्रोग्राम में बोला जाता है और आप उसको बोलती हैं। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि हम सब फिर एक जैसा सोचते हैं और अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी हुई है या कि मैं आपके बिहाफ पे वो बातें जो है वो कर दूं। नहीं, मैं तो इस बात को अपने लिए बहुत एजाज समझती हूँ कि मतलब है कि जो मेरी सोच में आता है घर में रहते हुए वो मैं इतनी लर्नेड खातून के मुंह से सुनती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। तो दूसरी बात मैंने करनी है आपसे ये कि जो 16 दिसंबर का वाकया हुआ है उसके ऊपर आपने जो कुछ बोला, जो कुछ उसके ऊपर चलता रहा आपके शो के ऊपर, वो बहुत अच्छा था। और मैं उसको कहूँगी कि आपने अफसोस बहुत अच्छा किया और सब जो आए वहाँ पर अफसोस बहुत अच्छा हुआ उसके ऊपर। हम उन लोगों के मतलब नेमुल बदल उस तरह का हम नहीं कर सकते, ना उनके दुख का मदावा कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो कुछ हुआ मतलब है कि वो काबिल तारीफ है। उसमें एक कमी मुझे जो फील होती है वो ये है कि उसके जो पॉसिबल कोई सोल्यूशन हो सकता था उसके ऊपर नहीं उस तरह से कुछ हुआ जो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आप साथ रहिए, हम इस पे बात करते हैं और अपने मेहमान की भी इस पे राय लेते हैं। देखें, ये है अवामी राय। वो कह रहे हैं जी अफसोस तो हम सबको भी घरों में बैठे हुए भी था, वो तो हमने भी कर लिया। अगर सियासतदानों में भी अफसोस किया, वज़रा ने भी किया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। करने का काम तो ये था कि इतनी सख्ती के साथ फिर हम देखते रिस्पॉन्स आता कि वो जो लोग जिम्मेदार थे और जो इस तरह के होने वाले वाकयात थे उनका सद्देबाब किया जा सकता, उस पर उनको तशनगी है कि वो नहीं हुआ उस तरह से जैसे होना चाहिए था। मैं आपसे जानेंगे लेकिन ब्रेक के लिए रुकने के बाद। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज सरदार यूसुफ मेरे मेहमान हैं जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हार्मनी। सर, मैं आपसे जानना ही चाहूंगी कि कैसे यहाँ तक पहुंचे आप, मिनिस्टर बनने तक का जो सफर था वो कैसे तय हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह के मैंने सबसे पहले इलेक्शन जो लड़ा 1979 में लड़ा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन लड़ा था। उस वक्त आप साइकिल पे होते थे या मोटरसाइकिल पे? हाँ, उस वक्त मैं न साइकिल थी ना मोटरसाइकिल थी। अच्छा, पैदल थे? मैं पैदल था। जॉगर्स थे। जोगर से। और उसके बाद 83 में दोबारा डिस्ट्रिक्ट मेंबर बना, फिर 85 में मैंने इलेक्शन लड़ा सूबाई असेंबली का, तो अल्हम्दुलिल्लाह के मैं कामयाब हो गया। फिर मैं सूबाई असेंबली का मेंबर भी था और फिर एडवाइजर सर, भी ये था। पैदल सफर से लेकर ये पिजारो तक का जो सफर है, जी जी, ये इसमें ये कैसे तय हुआ? इसमें क्या चीजें ऊपर नीचे आती ये हैं? कैसे मुसलसल आपकी एक कामयाबी? अल्लाह का फजल करम था और उसके साथ अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, मुसलसल जदोजहद भी थी तो और कहते हैं लोगों का हमारे यहाँ पर तावन तो था। आम आदमी इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता जितने पैसे इलेक्शन पे लगते हैं। तो ये क्या आप समझते हैं कि हकीकत नहीं है? हाँ, ये है, लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो आम आदमियों से ताल्लुक है, आम आवाम से ताल्लुक है। और जिस तरह मैंने कहा मैंने पैदल सफ़र स्टार्ट किया तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई पैसा उसमें शामिल नहीं है, पैसों की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का करम फजल और फिर अवाम की मोहब्बत, अवाम का ताल्लुक और उनकी इसमें कामयाबी के गुर बता देना, इसलिए कि ये तो बड़ा कामयाबी का सबसे बड़ा गौरव ये है कि नेक नीति हो और जदोजहद हो और इखलास हो, कमिटमेंट हो। जिन लोगों के साथ अगर
कमिटमेंट है तो उस पर पूरा उतरना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। पूरा तो खैर अल्लाह ताला मदद फरमाता होता है। सही। फर्क जब तो मैं- मेरा एक थोड़ा सा इख्तलाफ है सरदार साहब से। जी सरदार साहब जब से मिनिस्टर बने ना पुत, ये वजारत के अंदर कोई रंग रंगीनी नहीं रही, बोर हो गई। ना कोई स्कैंडल आता है, ना इनकी सुप्रीम कोर्ट में कोई पेशियां आती हैं, ना इनके पीछे कोई पुलिस भेजनी पड़ती है जद्दा से कोई बंदा पकड़ के लाए। तो वो शुगल किधर चला गया? बिरे इतनी बोर सी वजारत है। अच्छा अच्छा, ये बोर सी वजारत से याद है सर, जिंदगी में वो जो रंगीनी होती है थोड़ी सी, को प्यार मोहब्बत इश्क माशूकी, को इस तरह के चक्कर भी रहे कि नहीं? आप सारी जिंदगी ये सियासत में ही उलझे रहे हैं? बस इस तरह के चक्रों का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा हाँ, मैं तो अभी जब था- घंटा 2 घंटे निकाल लिया कर। मैं उस वक्त मैं बाहर यूके में था जब 79 में मैं वापस आया, स्टडी के लिए गया हुआ था, और मैं यहाँ आया तो इलेक्शन शुरू था। अच्छा तो फिर गांव के लोगों ने फैसला कर दिया, हल्के के लोगों ने नहीं इलेक्शन लड़ना ही है। मैंने कहा चलो। तो मेरा ख्याल था कि मैं तो खैर नौवारद था, मैं इतना पहले तो सर वो बाहर जाके पढ़ के भी ऐसे ही वापस आ गए? जी जी जी, बस ऐसे ही आ गए। अच्छा जी हाँ। ज़ाहिर है जी, उसकी- कैमरे के सामने तो ऐसे ही आना पड़ेगा ना। मैं उसकी वजह ये थी, मैं यहाँ से शादी करके गया था। अच्छा अच्छा। तो बेगम साथ थी आपके जब आप नहीं, वहाँ इधर थे? थी। अच्छा ठीक, जी। सही। तो फिर जब आप वापस आए तो आपको कहा कि इलेक्शन लड़ना पड़ेगा? हाँ, बस वो अपने गांव के लोगों ने, हल्के के लोगों ने फैसला उन्होंने कर दिया। मैंने कहा चलो, मुझे पता नहीं था कि मैं जीत भी सकता हूँ, लेकिन अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गया। फिर मैंने वो सारे पढ़ाई भी छोड़ दी। सही। फिर सर आप वापस जाना- शादी एक ही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह किया है। अच्छा मेरे तो पिछे रह गए। सर ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਹਾਜੀ ਮਕਸੂਦ 2 बीवियां 12 बच्चे 126 लूमा। 126 लोग हाँ जी, इंडस्ट्रियलिस्ट है ना जी, उसे पासे ध्यान जाता है। प्रोडक्शन ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा तो ज्यादा। प्रोडक्शन समझ गई थी, लेकिन अच्छा, तो आपने जिंदगी में नहीं कभी इस मामलात को इस तरह से देखा? निजी और खानगी जो जिंदगी है उसमें वक्त देते हैं घर में? बहुत कम वक्त मिलता है जी, बहुत कम मिलता है, क्योंकि काम ही ऐसा है कि मेरा अवामी एक जो ताल्लुक है, अवामी जो उनके साथ रोजमर्रा के जो डीलिंग है वो इतनी ज्यादा है कि यानी बहुत कम वक्त मिलता है। सही। तो फिर बेगम माशाल्लाह साहब हमारी भाभी तो अवाम को सोतन समझती होंगी। ये बिल्कुल सही है। सही। तो कैसे गुजारा करती हैं वो? कभी गिला शिकवा, कोई लड़ाई झगड़े? कोई इस नहीं, तरह वो की? आदि हो गई। यहाँ पे इतना अरसा आप खुद देखें, 79 से शुरू किया है, अच्छा तो 2015 अभी शुरू है। तो उन्होंने बस वो तय कर लिया, उन्होंने हमारे आपस में बस ठीक किया है। अच्छा ये जी माशाल्लाह। बहुत हाथ होता है बीवियों का। इनकी जो मिसेज है उन्होंने इतना इनसे तावन किया, माशाल्लाह इन्होंने इलेक्शन लड़े। मेरी जो बुढ़ी है रजिया मेरे साथ ही लड़ी जा रही है। नहीं, तो आपने तो 2 कीमी है ना? उनकी कितनी 2 है? हाँ, आपने तो 2 कीमी है ना? हाँ जी, दूसरी ते हुण कीती है जी, ਵੀਰੇ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ। अच्छा। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ प्रोग्रेस है ये पहली चो ही है। अच्छा सही। अच्छा जी। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा सर कि अरेंज मैरिज थी या वहाँ पे कोई थोड़ा सा आपका कोई दिलचस्पी थी? नहीं नहीं, अरेंज मैरिज थी, अरेंज। अरेंज मैरिज। शादी आपके ख्याल में अरेंज होनी चाहिए या लव मैरिज होनी चाहिए? देखे कि हालात पर मुनसर है। किसके? ये उस बंदे के जो शादी करना चाहता है। ठीक है। अरेंज भी हो सकती है और लव मैरिज भी हो सकती है। वो काय अरेंज होवे चाहे लव होवे, लेकिन रजिया नाल ना होवे। अच्छा। बहुत गंदा कर दी है बंदे नु। सवेरे सवेरे इतनी बेइज्जती की, मेरे गुर्दे ते लत मारती। रजिया से बहुत शिकायत है। हाँ, इनको बहुत आपको है कोई शिकवे शिकायतें रहते हैं? आप कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मिजाज में कैसे वाकई में है? कोई चीजों को खैर, हाइपर ये होकर बातें डील तो करते खैर हैं? होती हैं, जो कभी कभी जरूर होती हैं, लेकिन कम अज कम इतना मेरे लिए तकलीफ दे बात कोई दर्द नहीं सर बात नहीं हुई। दर्द होती। सर बात नहीं हुई। इसमें कमाल किसका है, आपका या उनका? ये तो अल्हम्दुलिल्लाह कमाल मेरा ही है। अच्छा। क्या आप इतने डरा धमका के रखते हैं कि वो दूसरे को जरूरत ही नहीं होती कि वो चैलेंज कर सके आपकी अथॉरिटी को, या कोई नहीं, वो आवाज खुद- बुलंद कर सके? ना वो खुद अपने इतने मसरूफ हैं कि घर में जमहूरियत है सर क्या अमरीयत है? घर में अमरीयत भी न कहें और इस तरह की जमहूरियत भी नहीं है। तो फिर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है। टेक्नोक्रेट। सही। और जैसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ जो है उसमें अथॉरिटी कौन है? किसकी बात चलती है? किसकी बात आखिरी है?
मुशावरत होती है, सही। आखिरी बात फिर मेरी होती है। मशवरे सबके लेते हैं, जी हाँ, करते अपनी है। जी जी। बिल्कुल हाँ जी, मैं भी इंज ही करना चाहता, लेकिन रजिया बड़ी पागल है जी, अच्छा, गल ही नहीं सुनती जी। ए देखो छुरी ने सुबह काट ला आता मेरे। आपको किसने कहा था कि आप 2 शादियां करें? रजिया ने जी लड़ाई च कहा कि जा कर ला जेड़ी तेनू तू जेड़ी हीर ब्याह के लियाउणी है लै आ। अच्छा। तो फिर मैं ले आया एक, वो चंगड़ी जी है सी दुकान ते बाहर झाड़ू झूड़ो मारदी सी, मैं क्या आ जा फिर खिजी कड्ढनी है ना। सही। बिल्कुल सही। हम एक ब्रेक के लिए रुक इनका रहे हैं। हिसाब किताब तो यहाँ ही हो गया है, हाँ जी, जी तो हाँ जी। गलती हो गया है। रजिया बड़ा हिसाब लेंदी है जी मेरे कोलों। बिल्कुल सही। 1000 रुपया लैके जावा 7 बारी पुछदी किथे लाए मामा। चले। ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज सरदार यूसुफ मेरे मेहमान हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं रिलीजियस अफेयर, उसके साथ साथ इंटरफेथ हार्मनी, और आप लोगों के कुछ सवाल जो कि आप करना चाहें जल्दी जल्दी से। मेरा सवाल सरदार साहब से है। सर, हमने कॉलेज और स्कूल के अलावा मदरसे में भी तालीम हासिल की है, तो हमें जो पढ़ाया गया है कि हम अहले तशय्युह के साथ साथ अहले हदीस और अहले सुन्नत भी हैं, तो किस हवाले से? क्योंकि हम रसूल अल्लाह के हदीस पे अमल करते हैं तो हम अहले हदीस हुए, शायद मानी भी यही है अहले हदीस के जो हदीस पे अमल करें, सही और अहले सुन्नत इस हवाले से कि हम रसूल अल्लाह के सुन्नत पे चलते हैं। सही। तो हमने कोई फ़र्क महसूस नहीं किया कि अहले हदीस और अहले सुन्नत में, तो हम अब भी कहते हैं कि हम अहले सुन्नत भी, अहले हदीस भी और अहले तशय्युह भी हैं। बिल्कुल सही। और हमारे मदरसों में जो ऐसा उन आप लोग क्या दूसरे मसाले मदरसों में क्या पढ़ाए जाते हैं कि वो लोग चुन चुन के अहले तशय्युह को ही मारते हैं, चेक करते हैं ID कार्ड या उनके पीठ चेक करते हैं, ऐसे क्या पढ़ाया जाता है? सही। यानी आपके ख्याल में आपको लगता है कि अहले तशय्युह टारगेट होते हैं, तो जो मस्जिदों पे हमले होते हैं हाँ, वो किसमें? वो किस जुमरे में आएंगे? मस्जिदों पे भी में तो- और मज़ारों पे होते हैं जी। मज़ारों पर होते हैं, मदारस जो है सुन्नत उन पर भी हुए होते हैं, हैं। और मुख्तलिफ उलमाए कराम जिसका ताल्लुक अगर किसी उनसे देवबंदी या बरेलवी उन पर भी हुए हैं, वो भी हुए हैं। मौलाना सरफराज देखिए, नईमी एक बात आपने बड़ी अच्छी की कि मदारस में ये किसी मदरसे में नहीं पढ़ाए जाते, पढ़ाए नहीं जाते हैं। उसके बाद जिस तरीके से मुल्क दुश्मन नासर हैं, ये वो इंतशार पैदा करने के लिए ये सारी कार्रवाई करते हैं। सही। और जो पढ़ाया किसी भी मदरसे, मुझे ये यकीन नहीं किसी मदरसे में कोई इस तरह की तालीम नहीं दी ये जाती। कितनी जल्दी हो जाएगा कि हमारे सारे मदारिस जो है रजिस्टर्ड हो, हमें पता हो जी, वहाँ अब क्या-क्या? इस पर नेशनल एक्शन प्लान के तहत ये काम शुरू है, बड़ी तेजी से शुरू है। और इसमें सबसे पहली बात तो ये थी कि 5 वफाक हैं ठीक। इनके, ठीक। और 5 के 5 इस बात से मुतफिक हैं कि रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। जो रजिस्टर्ड अगर मदरसा नहीं कराएगा तो जाहिर है कि फिर उसकी जिम्मेदारी होगी उसके खिलाफ हुकूमत क्या कार्रवाई बिल्कुल, करती एक्शन है। ले। फिर मेरी एक उसमें अपील है जी। अभी तक तकरीबन जो सूबाई हुकूमतें भी काम कर रही हैं, और यहाँ ICT में यहाँ तकरीबन 263 मदरसे हैं इस इस्लामाबाद की सिर्फ हदूद के अंदर। इस्लामाबाद तकरीबन इतने हैं, जिसमें सिर्फ 162 रजिस्टर्ड है, बाकी तो नहीं है। सही। तो ये भी यानी काम हुकूमत कर रही है, वजारे दाखिला इसके तेजी से काम कर रही और है। अब इसका मतलब है शहरियों को भी रिपोर्ट करना चाहिए अगर उनके इलाके में कोई हाँ, मदरसा शहरियों ऑपरेट को कर होना रहा है, है, तो वो बताएं उनको कि जी ये बिल्कुल होने चाहिए, पॉइंट आउट करना चाहिए ये मदरसे हैं, और ये सारे जो ये उनके फायदे की बात भी है, क्योंकि जो मदारिस के फायदे की बात लेटेस्ट भी जो है। रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक जो जिन लोगों ने 16 दिसंबर के वाकये में हिस्सा लिया, जो कि ISPR की रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इमाम मस्जिद के घर ठहर रहे हैं आकर, जी जी जी। इमाम मस्जिद के घर में ठहर रहे हैं और फिर अगली सुबह पे हमला कर रहे हैं। तो हमें देखने की जरूरत है कि हमारे इमाम मस्जिद, हमारे जो मसाजिद हैं, जो इस तरह की हमारे मुकद्दस मकामात हैं, वहाँ कौन लोग बैठे हुए हैं और वो क्या चीजें जो हैं बिल्कुल, उनकी ये तशरीह सारी कर रहे हैं। चीजें यानी ये जो नेशनल एक्शन प्लान में अब जो शुरू है काम, इसमें सारी चीजें जो मसाजिद हैं, मदारस हैं, बाकी जो इदारे हैं, उन सारी चीजों को देख रहे हैं, बल्कि हुकूमत संजीदगी से इस पर काम कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा बहुत इसकी प्रोग्रेस बड़ी तेजी से हो रही है। सर, वजीर साहब से एक दरखास्त है, हज का कोटा नहीं देना, ना दें। ये रजिया को तो कालादम करार दे के उस पर पाबंदी लगाए। बहुत बड़ी दहशत गर्द है, घरेलू दहशत गर्द है वो।
हर वक्त हमला करने के लिए तैयार होती है मेरे इसीलिए आपने 2 घरेलू दहशत आपने कहा यक नशर दोष है। एक है ये दोनों दहशतगर्द है। नहीं जी दूजी ते बड़ी अच्छी है नजीरा नाल दी जनानी तन पूरे पाकिस्तान च नजर नहीं आएगी अच्छा जनाब। चलो कोई और सवाल जो करना चाहे जी आप बेटे करना बात ये है कि जिस तरह हम पाकिस्तान में देखते हैं कि एक मेडिकल एसोसिएशन है, इंजीनियरिंग काउंसिल है, बार काउंसिल्स हैं, तो वो हर जगह पे जाके चेक रखते हैं कि भाई कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, कोई जाली बंदा जो काम है उनका चाहे मेडिसिन से हो चाहे सही। लॉ से वो कर रहे हैं। लेकिन जो मजहब है सबसे इम्पोर्टेंट उसको हमने खुली छूट दे रखी है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि इस मौलवी में कोई जाली मस्जिद में कोई जाली मौलवी तो नहीं है बिल्कुल या सही। मदरसे में कोई गलत बंदा तो नहीं पढ़ा रहा हाँ, या उसके बिल्कुल पास कोई डिग्री या कोई ऐसी चीज है कि वो इस अहल तो है ही नहीं कि वो आगे आके इमामत करे। इससे जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट सर भी देखिए पीछे दोनों एक जाली आमिर जिसने बच्ची को जिंदा दफना दिया उससे पहले हमने देखा मारा। ये कुछ कर सकते हैं आप इनको रोकने के लिए कि इनको बिल्कुल, खुली छूट और बिल्कुल, इजाजत हो? बिल्कुल यही तो हुकूमत ने जो अभी जो नेशनल एक्शन प्लान जिसमें जी सारी चीज चूंकि ये अनरजिस्टर्ड मदरसे थे इसी तरीके से कोई खास इंतजाम नहीं था पहले से चले आ रहे थे तो अब उनको जो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए भी जो रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू है इसी मकसद के लिए कि कौन किस मस्जिद में इमाम कौन है खतीब कौन है बाकी वहाँ पर मदरसे में कितने साथी कितने बिल्कुल हैं सही। और क्या कहाँ से ताल्लुक रखते हैं पढ़ाते क्या क्या हैं स्टूडेंट कितने हैं बाहर से कितने स्टूडेंट हैं ये सारी जो चीजें हैं यानी बहुत ये जरूरी मालूमात यानी ये इकट्ठी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के लिए रुकेंगे और हमारा बड़ा अच्छा सिस्टम हुआ करता था तमाम मसाजिद महकमा औकाफ के तहत जी ऑपरेट हाँ, किया करती महकमा थी। औकाफ है अब उसके जब बाद। से हमने मतलब हर जगह पे 1.5 इंच की अपनी मस्जिद अलग अलग बनानी शुरू कर दी है तब से मामलात हमारे इख्तियार से और हमारे हाँ, काबू वो से औकाफ बाहर के हो गए। साथ उनका इंशाल्लाह इलाक वगैरह इस तरीके से कराएंगे ताकि यानी सारी मसाजिद की मालूमात भी हो और उसमें जाहिर मस्जिद तो अल्लाह का घर है अल्लाह का घर है बिल्कुल। और अल्लाह का घर जो है वो सबके लिए वो किसी एक के लिए नहीं है उसमें कोई पाबंदी भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आपने सवाल किया अभी कि मिनॉरिटी को अगर दी जा सकता है इंडिया में सब्सिडी दी तो हमें क्यों नहीं देते सर हज में। ये हमारी आपका नाम क्या बेटे? समी का सवाल। देखिए यहाँ पर ये अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी में मुसलमान हैं और इंतज़ामात हुकूमत करती है और हज जो है वो उस शख्स पर फ़र्ज है जो साहिब इस्तिताअत है जो पैसा जिसके पास है उससे हटकर किसी पर फ़र्ज है। दूसरा इंडिया में जो बात की जाती वहाँ है सस्ता पैकेज मिलता है, हमें महंगा नहीं मिलता मेरी है। बात सुने इंडिया में सब्सिडी इस तरह के ऐसे नहीं दी जाती उसमें जो कि पहले भाई शिप हज पर लोग जाते थे जब शिप के जरिए ख़त्म कर दिया तो उन्होंने कहा मुसलमानों ने कहा जी ये हमारे साथ ज्यादती है। इंडिया ने चूंकि मिनॉरिटी में मुसलमान है उन्होंने कंपनसेट करने के लिए उन्होंने कहा जी आपके लिए किराए बराबर हैं साउदर्न से भी नॉर्थ से भी जिधर से भी जाएं सिर्फ इस हद तक किराए उन्होंने बराबर रखे बाकी नहीं। लेकिन उनको पैकेज लेकिन कैलकुलेट यहाँ किया पर जाए जो तो कम पैकेज बनता है आपको पता है कि 2014 का जो हज गुजरा है इसमें इंडिया से हमारा जो पैकेज है $345 कम है। अच्छा जी जी उससे कम आया है। अच्छा ठीक और यही बात है कि इंडिया के लोगों ने भी तारीफ की है मेरे सामने उन्होंने तारीफ की कि जितना अच्छा इंतजाम पाकिस्तान का सरकारी हज का था इतना उनका भी नहीं था और जो पैकेज भी हमारा काम आया बिल्कुल हमने सही। तो थैंक यू किया। सो मच। आप साथ रहे आप सबका भी बहुत शुक्रिया साथ रहे। बड़ा इस पे सवाल तैयार रखा हुआ था कि सर हर बात के जवाब में क्या नाम है आपका? कासिम कह रहा हर बात के जवाब में आप कह रहे हैं हो जाएगा तो 2 साल तो आपको हो गए। नहीं हो जाएगा पहले 2 साल तो इनकी हुकूमत हो पहले गई और हम बात तो ये कितना है कि देखिए इंतजार करें उम्मीद हमारी कितनी और अल्हम्दुलिल्लाह के जो इस वक्त हुकूमत काम कर रही है जी उस पर अमली तौर पर काम जारी है। सही। अब उसका देखें जो भी रिजल्ट है उसके बाद ही आता है ना फौरी तौर पर तो बिल्कुल नहीं सही। आता। बहुत शुक्रिया आपके और तशरीफ लाने का और साथ रहने का। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। इतने सवाल ये कर रहे थे ब्रेक्स में और सारे ऑनलाइन नहीं जा सके उसके लिए माजरत। मुलाकात होगी आप लोगों से इंशाल्लाह मंडे के दिन। रखिएगा अपना ख्याल और इस दुआ के साथ आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। चाहूंगी इजाजत। अल्लाह हाफिज।